करना चाहूंगा माननीय विधायक सिल्ली श्री सुदेश महतो जी से कि वे अपने विचार रखें। माननीय विधायक सिल्ली। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और इस संवाद में उपस्थित आदरणीय केंद्रीय मंत्री, सभी सांसदगण, राज्यसभा सांसदगण और आदरणीय सभी विधायकगण, हमारे मुख्य सचिव एवं अन्य सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद देते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने इस चिंता को आपके सामने रखा था कि वर्तमान समय में कोविड के इस संक्रमण काल में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आज आपने उनसे संवाद प्रारंभ करके उनके विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में या कॉमन स्टेट के लिए, राज्य के लिए वो अपने सुझाव या अभाव दोनों पर प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। बहुमूल्य विचार बहुत सारा आ चुका है। मैं क्षेत्र के कुछ विशेष विषयों पर फिर मैं 4 प्रखंड है हमारे, और इस पूरे संक्रमण को चूंकि केंद्रित है हमारा आज का पूरा, तो सबसे आवश्यक है कि जांच, कि संक्रमण जो हुए हैं उनकी जांच बढ़ाई जाए। तो ये जांच के किट रांची से उपलब्ध कराया जाता है और उसके बाद जांच कराए जाते हैं। कई दिनों तक जांच के किट नहीं पहुंच पाते हैं तो आप देखेंगे कि उस दिन जांच नहीं हुआ। और ये भी बड़ा लिमिट दिया जाता है, हर ब्लॉक को 50-100 की तादाद में ये जांच के किट दिए जाते हैं। अभी तक मैं केवल सिल्ली ब्लॉक का डाटा आपको बता रहा हूं, 4362 लोगों का जांच हुआ। और ग्रामीण क्षेत्र में अभी सब लोग चिंता जाहिर कर रहे थे कि संक्रमण ग्रामीण स्तर पर गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 930 लोग, 4362 में से 930 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये रेशियो एक भयभीत करने वाला है। वहीं पर जो अब उपलब्धता, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो सिल्ली ब्लॉक में डॉक्टर्स जो पद है वो 13 पद है। 13 पद में अभी वहां कार्यरत मात्र 2 डॉक्टर हैं और उसमें से भी एक डॉक्टर को रांची बुलाने की फिर से तैयारी हो रही है। एनएम की तादाद 36 है, उसमें से भी एनएम का एक पूरा टीम, जो लोग पंचायत स्तर पर काम करते हैं, हेडक्वार्टर में काम करते हैं, वो टीम भी वहां से प्रतिनियुक्ति में रांची में कहीं ना कहीं सेवा देने का काम कर रहे हैं। इसी हालत सोनाहतुपुर राहे का है, जहां 6 डॉक्टर की जगह 3 डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, एनएम 12 सभी लोग रांची किए गए हैं। ये एक केवल मैं आपको बता रहा हूं कि प्रत्येक कारण जो गांव स्तर पर संक्रमण को रोकने का कार्यक्रम या टीकाकरण का कार्यक्रम कहीं ना कहीं इसके कारण प्रभावित हो रहा है, जिसको ध्यान में देना चाहिए। दूसरा कि हमारे पास उपलब्ध जो हॉस्पिटल है, सोनाहतु में 30 बेड का हॉस्पिटल है, सिल्ली में भी 20 बेड का हॉस्पिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर का घोर अभाव है और उसके कारण जो कोविड पेशेंट को हम लोग अपने हॉस्पिटल में देख सकते थे या फिर रख सकते थे, वो नहीं हो पा रहा है। वो सीधे या तो रांची के लिए रेफर कर रहे हैं और सुविधा अगर रिम्स में या फिर सदर में मिले, नहीं तो फिर प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। हमारा जोना में एक बड़ा ही कारगर रूप से काम करने वाला एक मेसो हॉस्पिटल था। मेसो हॉस्पिटल 2008 में प्रारंभ हुआ, ये 50 बेड का है। ये रिंची ट्रस्ट के द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से चलाया जाता था। ऐसे काल में ये हॉस्पिटल अभी बंद है, सेवा बिल्कुल नगण्य है। जहां स्टाफ 50 रहते थे, वहां 2-3 स्टाफ से केवल खोल के रखा गया है, वहां सेवा नहीं दे पा रहे। जब इसके बारे में जानकारी हम लोग ने ली तो कहा गया कि 17 महीना से इनके स्टाफ का वेतन नहीं हो पाया, इसलिए नहीं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि उस आसपास के 2-3 जो प्रभावित एरिया प्रखंड है, अनगढ़ा, राहे, सिल्ली के अत्यंत गरीब लोगों के लिए यह संजीवनी हॉस्पिटल था।
इसको तुरंत से प्रारंभ होना चाहिए और जो भी इनके कमियां हैं इसको दूर करना चाहिए। मैं ये बेसिक वहां पर जो अभी टीकाकरण का काम भी, चूंकि 2,10,000 ये टीकाकरण की आवश्यकता होगी वो 18 साल से ऊपर के लोगों का, तो इतने बड़े तादाद में टीकाकरण के लिए भी मैन पावर नीचे रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिनियुक्ति के स्टाफ जब वापस जाएंगे तब ये काम संभव हो सकता है। तो इसका एक सरल उपाय आपको निकालना पड़ेगा। अभी सभी लोगों ने सुझाव दिया कि जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं उनकी सेवा बहाल की जा सकती है। ऐसा हुआ है, आपात स्थिति में हम लोग ने सोल्जर्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उसी तरह आज हेल्थ आपात स्थिति है, इसमें आप इस तरह से रिटायर्ड जो लोग सेवा अनुभव है जिनका, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एएनएम या डॉक्टर पास आउट हैं या लास्ट ईयर के हैं, इन सभी को एक कॉन्ट्रैक्ट जॉब के तहत आप शामिल कर सकते हैं, ताकि हेल्थ मैन पावर को हम लोग बढ़ा सकते हैं और ये राज्य में सेवा में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। मैं गांव स्तर पर अभी जो स्थिति है संक्रमण का, उसका मूल 2-3 कारण सभी लोगों ने इंगित किया। मैं केवल उसको हाट, जैसे गांव में साप्ताहिक हाट का एक चलन है क्योंकि वो व्यापार का केंद्र भी है। विवाह श्राद्ध गवर्नमेंट का डायरेक्शन निश्चित रूप से है कि इतने लोगों के बीच में आए, लेकिन ट्रेडिशनल जो स्थिति है हमारी, वो लोग जुड़ जा रहे हैं। इसमें एक निश्चय किया जाए कि हाट का समय निश्चय कर दिया जाए कि हाट इतने 2 घंटा के लिए हाट खुला रहेगा या हाट लगेगा। हाट का समय संध्या सेकंड हाफ होता था, इसको अगर हाट लगाना है तो इसको एक कोई दिन का समय एक निश्चित करके 2 घंटा के लिए लोगों को अगर हम लोग दे सके और उसमें भी डिस्टेंस का, मास्क का कैसे पालन करें ये भी सुनिश्चित कराने का काम करेंगे तो ये हो सकता है। विवाह श्राद्ध के काम में भी आप समय बांध दीजिए कि आपको विवाह, हम लोग जनरली शाम का विवाह गांव में वो रात भर चलने वाला विवाह और उसकी परंपराएं होती है। अगर कोई निश्चय विवाह तय हुआ है या श्राद्ध का काम तो निश्चय होता है, तो इसको तय समय सीमा के अंदर इसको पूरा करे और उसकी एफिडेविट निश्चित पदाधिकारी के यहाँ पूर्वतः आप लेके इनको कंप्लीट कराने का नीचे पंचायत स्तर पर, मैंने पहले इसीलिए कहा था कि पंचायत स्तर पर जो वॉलेंटियर्स हमारे हो सकते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अपील बहुत जरूरी है। उनको सामने आकर टीकाकरण में वो सहायक बने, ये सारे रीति रिवाज के कामों में उनका सेवा लिया जा सकता है। एज ए वॉलेंटियर्स वो बेहतर काम कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह ये भी करना चाहेंगे कि क्योंकि ये संक्रमण का सेकंड फेज है, तीसरा फेज की कल चल रहा है, आने वाला है, और ये संक्रमण धारदार होते जा रहा है। प्रथम में संक्रमित लोग हुए और उससे निकलने का दर ज्यादा था। अभी एक भाई ऑक्सीजन को लेकर एक बड़ा भाई हो गया कि लोगों की ऑक्सीजन अचानक से इस बार सेकंड लहर में घटने लगी है। एक त्राहिमाम स्थिति वर्तमान में भी बना हुआ है, कोशिश हो रही है, लेकिन वर्तमान में भी बना हुआ है। तो जितना ज्यादा हम लोग सब मिलकर, पूरे राज्य के सारे पॉलिटिकल वर्कर हम लोग और पूरा सिस्टम मिलकर इस पे काम करें कि हम लोग जल्दी से जल्दी इन चीजों को वहां पर पहुंचा पाए, ऑक्सीजन की सेवा दे पाए, वेंटिलेटर्स की सेवा हम लोग कैसे दे पाए, ये इन विषयों पर आपको ज्यादा फोकस करके जो काम चल रहा है उसमें और गति देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ थोड़ा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि संक्रमण आप देखेंगे कि जिस परिवार में हो रहा है उस परिवार के केवल एक सदस्य नहीं, देखेंगे कि अधिकतर इस बार का ट्रेंड में उस परिवार के 3, 4, 5 सदस्य तक संक्रमित हो गए। एक तो मैंने ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो इसका आर्थिक पहलू का मूल्यांकन करिए। कोई भी एक परिवार, अगर परिवार के 3 सदस्य अगर संक्रमित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और थोड़ा ज्यादा संक्रमित हो गए हैं, अगर इसका लेवल थोड़ा ज्यादा रहा, तो उस परिवार के जो आर्थिक स्थिति का भी मूल्यांकन राज्य के अंदर में होना चाहिए। जो डेथ कर गए हैं, अगर आश्रित परिवार के हेड थे तो उनका मूल्यांकन होना चाहिए। साथ ही साथ अभी चूंकि हम मई के महीने में हैं, 1 महीने में जून में जाएंगे, हमेशा हम लोग रोजगार के लिए गांव के लॉकडाउन के बाद लोगों के हाथ में रोजगार बना रहे तो फोकस मनरेगा करते हैं। चूंकि बारिश आने वाला है, जून से बारिश प्रारंभ हो जाएगा, तो मनरेगा का जॉब पीरियड भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे मजदूर, दिहाड़ी लोग, रोजी रोटी कमाने वाले लोगों के लिए आर्थिक पैकेज का भी विचार आपको करना चाहिए। सरकार को इस पे विचार
निश्चित ही करना चाहिए, ताकि इनको सपोर्ट हम लोग कर पाए और इनके जीवन को आगे बढ़ाने में हम लोग मददगार साबित हो जाए। ऐसे कोरोना का जो शहरी क्षेत्रों में मृत्यु के उपरांत संक्रमण लोगों की जो सूची आ रही है, वो डाटा आप भी महसूस कर रहे होंगे, चूंकि मैंने अभी सुना था मंत्री आदरणीय जोबा मांझी जी कह रहे थे गांव स्तर पर सोचो वो हमारा कोल्हान का उस क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में सूचनाएं संग्रह हो रहा है कि लोग की मृत्यु हो रही है, गांव वाले उस मृत्यु को सामान्य रूप से ले रहे हैं और उसका दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो जनरल प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो एक गांव अभी भी ब्लॉक स्तर पर या गांव स्तर पर जो संक्रमण से मृत्यु हो रहे हैं उसका प्रोटोकॉल जो मृत्यु के बाद उनका होता है कि उनको दाह संस्कार का, उसको नहीं अपनाना एक बड़ा संक्रमण का कारण बन रहा है। इसके उसको कैसे प्रोटोकॉल को हम लोग वहां निश्चित कर पाए, इस पर भी विचार करना चाहिए और गाइडलाइन इसका भी जारी होना चाहिए। ये संक्रमण के और जितने भी पहलू हैं एक एक करके मैं चाहूंगा कि सभी लोग, जितने लोग हैं सभी लोग, चूंकि एक समय ऐसा होता है जब लोग बात और चर्चा या सहायता मांगते हैं तो असहाय होना पड़ता है, चाहे कोई भी रहे, वो सरकार के पद पे रहे, विधायक रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे, कि हम उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। अभी आदरणीय सांसद का ने एक विचार रखा है कि जनरल रोग जो असह्य रोग से पीड़ित, उनके लिए बेड सुनिश्चित नहीं है। सभी में कोविड इलाज चल रहा है, डॉक्टर उसमें व्यस्त हैं, जनरल इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है और ये तो रेगुलर ट्रीटमेंट में रहने वाले लोगों के लिए कठिन स्थिति आई है। हम उनके लिए भी कोई सुनिश्चित वार्ड डॉक्टर्स हम लोग को अलग करके रखना पड़ेगा, ताकि वहां जाकर लोग जो जनरल इलाज वहां पर करा सकें और भविष्य के लिए भी, आने वाले समय में भी इसके तीसरे लहर का या आने वाला समय ये किस स्वरूप में हमारे बीच में आएगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से चीजें बदली है। पहला जो आया तो उम्रदार लोगों पर ज्यादा प्रभावी रहा, दूसरा युवाओं पर ज्यादा प्रभावी है, तीसरे की कल्पना जो आ रही है वो खासकर बच्चों के ऊपर ज्यादा संक्रमण का असर हो सकता है। तो इस पर भी हमें एक प्लान करना चाहिए, राज्य सरकार को, हम सबको मिलके, पूरे पॉलिटिकल पर्सन को मिलकर प्लान करना चाहिए। मेरे जो सुझाव थे मूल्यवान, मैंने आपके बीच रखने का काम किया, ताकि इस देश को, इस राज्य को हम लोग इस कोविड के इस वातावरण से और आम लोगों को कितना सहज हेल्थ सुविधा दे सके और उनको जीवन को सुरक्षित रख के हम लोग सब इस राज्य को आगे बढ़ा सके। इसको हम सब मिलकर पहल करेंगे। आपने बहुत बहुमूल्य समय चर्चा के लिए रखा, इसलिए आपको अपना आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के विषय को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और जिन बातों का जिक्र मैंने अपने क्षेत्र विशेष पर किया है वो उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई करने की आप निर्देश देंगे। इन्हीं बातों के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अपने वक्तव्य के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक रांची श्री चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह जी को। अपनी बात कृपया